नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 198वीं कड़ी में मैं आपसे बातचीत करूंगा और ग्राम पंडित की ये 12वीं कड़ी है और आज का विषय है ईंधन और चारा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो संविधान के 11वीं अनुसूची में जो 29 विभाग दिए गए हैं उसमें मैं एक एक विभाग के बारे में आपसे बताता हूँ कि इसके एक एक विभागों के एक एक ग्राम पंडित होना चाहिए। तो ये जो ईंधन और चारा है ये 12वां विषय है और मेरा कहना है कि ग्राम पंडित ईंधन और चारा होना चाहिए। देखिए, ग्राम पंडित ईंधन और चारा की बात करने से के पीछे मेरी ये मंशा है कि गांव में ईंधन और चारा की बात करें जैसे बहुत सामान्य बात है कि ये कौन सी, इसमें कौन सा विशेषज्ञ की ज़रूरत है और इसमें कौन सी जानकार की ज़रूरत है। ईंधन चारा तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, गांव का हर आदमी जानता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, इन बातों को अगर संविधान में रखा गया है तो इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और चिंतन होगा, बहुत बड़ी सोच होगी कि क्यों ये विषय गांव को दिए गए। अब ईंधन और चारा जो है, आप ये समझ सकते हैं कि ग्रामीण जीवन के लिए हर घर परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। ये इसके बिना उसका जीवन चल ही नहीं सकता। देखिए, ईंधन से अगर मतलब है कि घर में अगर ईंधन नहीं है तो भोजन का व्यवस्था कैसे हो सकती है। ईंधन से ही भोजन पकना है या बहुत सारे कार्य होने हैं ईंधन से ही। और पशुओं का अगर चारा नहीं है तो पशुओं को जीवन नहीं है। और चारा तो कोई एक जगह रखा तो है नहीं, चारा की एक प्रक्रिया है। उसको जैसे ईंधन से आप भोजन बनाते हैं उसी तरह से चारे को पैदा करके और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करते हैं। तो ग्रामीण जीवन जो है ना वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये सब प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित ग्रामीण जीवन है। और प्राकृतिक संसाधन से ही उनको चारा भी इकट्ठा करना है और प्राकृतिक संसाधन से उनको ईंधन भी इकट्ठा करना है। अब ये अलग बात है कि आज के युग में ये ईंधन की व्यवस्था गैस की हो गई, लेकिन एलपीजी गैस आ गया गैस के सिलेंडर जिसको आप समझते हैं। तो गांव गैस के सिलेंडर गांव में पहुंच जाएंगे, लोगों का हो जाएगा खाना बनाने का। लेकिन एलपीजी को सस्ते फ्री तो मिलेगा नहीं। एलपीजी गैस सिलेंडर को उसका उत्पादन शहरों से होता है, उसको लाया जाता है और फिर उसकी एक अच्छी खासी कीमत किसानों को, वो ग्रामीण जनता को देनी पड़ती। और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो कि उनको 1000 रुपया 1200 रुपया प्रति माह गैस सिलेंडर दे सकें। सरकार कभी कभी कहती रहती है कि हम चुनाव के टाइम पे कि वो उसका दाम घटा देगी, कहीं 1000 1200 दाम है तो 500 कर देगी। लेकिन वो 500 रुपया भी बहुत लोग ग्रामीण जीवन में, बहुत से परिवारों में ग्रामीण जीवन में 500 रुपया भी हर महीने देना बहुत मुश्किल काम है। अगर बड़ा परिवार है तो 500 में चलेगा भी नहीं, उनको 2 सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो उनके लिए ये 500 1000 रुपया गाँव के लिए इतनी आसान बात नहीं है जितना कि हम आसानी से कह देते हैं कि एलपीजी सिलेंडर हमको सबको गाँव को दे देंगे और चूल्हा दे देंगे तो वो ईंधन की समस्या की ख़त्म हो जाएगी। फिर बहुत सारे कारण हैं कि कभी कभी हर गांव में सिलेंडर की सुविधा पहुंच पाती है तो समय से नहीं पहुंच पाती है। इसके पहले जब तक एलपीजी नहीं थी या गैस सिलेंडर नहीं था तो लोगों का जो जीवन है ईंधन का, वो प्राकृतिक संसाधनों से ही चलता था। प्राकृतिक संसाधन में मुख्य रूप से 2 हमेशा देखने को मिलेंगे। एक तो यह है कि लकड़ियों से, पेड़ की लकड़ियों से ये सबसे मुख्य साधन होता था, और दूसरा था गोबर से, और तीसरा था जो फसलें होती थी उनके, जैसे धान हुआ तो उसके पुआल से हो गया, अरहर हुआ तो उसके डंडे से हो गया। इसी तरह से बहुत सारे फसलें हैं जो कि उनके कटने के बाद जो बचता है उससे वो ईंधन का अच्छा खासा ये उपयोग करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो लकड़ी हो गया, फसलों से जो अवशिष्ट कहिए, जो फसलों से जो चीज़ बची है उससे हो गया, गोबर से हो गया, और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को ईंधन की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन अब नए ईंधन के और भी स्रोत आ गए हैं। अब सबसे बड़ा अच्छा स्रोत ईंधन का आया है ये गोबर गैस प्लांट का था। गोबर गैस प्लांट बहुत सारे लोग देश में, भारत में सफल नहीं हो पाया क्योंकि गोबर गैस प्लांट की जो तकनीक थी वो गाँव को लोगों को सिखाया नहीं और इसलिए वो लोग कहीं सफल नहीं हुआ। तो गोबर गैस प्लांट तो अब देखने को मिलता नहीं है कि कहीं गोबर गैस, हालांकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी ये व्यवस्था थी गोबर गैस प्लांट वाली। लेकिन इसको पूरे मैंने देखा है कि पूरे देश में इस व्यवस्था को
एक तरह से फेल हो चुकी है, तो उससे कोई अब उसका उपयोग नहीं होता। अब ये आज सौर ऊर्जा का जो है ये निश्चित रूप से ये बहुत ही कम खर्चे में एक प्रभावशाली गोबर ये है सौर ऊर्जा। अगर इसका गांव-गांव में अगर प्रयोग हो तो गांव वालों को बहुत ही सस्ते दाम पर और बहुत ही आसानी से ये सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए एलपीजी का गैस नहीं मिला, गैस सिलेंडर, तो ये उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसलिए ऊर्जा का मामले में बिना ऊर्जा के तो आप एक कल्पना भी नहीं कर सकते गांव में। और एक बस साधन जो है वो बिजली वाला है। बिजली वाला बहुत ही महंगा है, बिजली के पे ही खाना बनाना इस समझ बहुत ही महंगा गाँव वालों के लिए पड़ता है, तो उससे खाने बनाने का काम बहुत ही कम होता है। इमरजेंसी में भले ही उसका उपयोग कर लें, लेकिन जो लोग संपन्न हैं वो सभी का ऊर्जा करते हैं, वो सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं। वो लकड़ी का भी, जो संपन्न लोग हैं, वो ज़रूरत पड़ती है तो लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो वो बिजली का भी इस्तेमाल करते हैं जो संपन्न है। लेकिन सामान्य जो ग्रामीण हैं वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये सब इस्तेमाल कर सकें। अभी मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। अभी मैं एक गांव में गया था, तो वहाँ एक परिवार से मैंने बुजुर्ग से पूछा कि आपके यहाँ खाना कैसे बनता है, तो ये सुविधा है क्या? तो कहा साहब गैस की सुविधा हमारी पत्नी इसलिए नहीं लेती है कि उसको डर है कि गैस से आग लग जाएगी, वो जल के मर जाएगी। अब बताइए, जहाँ अवधारणा गांव में ये है कि गैस सिलेंडर से जल के मर जाएंगे, तो ये कि वहाँ तो इस तरह की चीज़ों को आप समझाना पड़ेगा कि किस तरह से ऊर्जा कौन चीज़ इस्तेमाल करें। तो इसके लिए चीज़ें आई हैं, जैसे गोबर गैस, जो गोबर था, गोबर को थोड़ा सा पहले एक कास्ट गोबर जो डंडा बन के चला। अब गोबर पहले जैसे लकड़ी की तरह से वो एक तो दो तो जो वो हाथ से बनाते हैं और पाथते हैं दीवार पे छोटे छोटे, तो वो तो एक तरीका है। लेकिन अब एक ऐसी भी मशीनें आ गई हैं जो गोबर को डंडे के रूप में, गोबर डालते जाइए और डंडे के रूप में निकाल देंगे, सूख जाएगा, तो वो कास्ट गोबर के रूप में एक ऊर्जा का नया स्रोत पैदा हुआ है। तो ये बड़ा आसानी है कि कास्ट गोबर के रूप में आप छोटी सी मशीन लगा लीजिए, गोबर डाल दीजिए और डंडे के रूप में निकल आएगा, रख दीजिए, सूख जाएगा, और उसको टुकड़े टुकड़े करके रख दीजिए और बड़े आसानी से उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों को, जो प्राकृतिक चीज़ें उपलब्ध है उनका, और जो चीज़ें सरकार इस तरह से फैक्ट्रियों में पैदा हो रही है, जैसे एलपीजी गैस पैदा हो रही है या अन्य चीज़ें पैदा हो रही हैं, उससे इस्तेमाल करिए। लेकिन मेरे समझ से बेहतर तरीका ये है कि गाँव में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक से अधिक हो, क्योंकि उसमें बिल्कुल पर्यावरण का बिल्कुल बना रहता है। और दूसरा, गोबर का इस्तेमाल हो, और गोबर के नए नए तरीके का उसका इस्तेमाल हो, तो क्या होगा कि वो जो देखिए इससे भी शुद्धता रहेगी और इससे गोबर से भी शुद्धता रहेगी। ये जो भले गैस एलपीजी गैस है, उससे आपको आँख में नहीं लगता है, लेकिन गैस तो केमिकल ही है ना, वो तो गैस है। तो कोई ना कोई भोजन में जो चीज़ों से बनाएंगे वो ऐसी चीज़ तो होगी नहीं जो गोबर से बनेगी और या जो सौर ऊर्जा से बनेगी, ये तो बिल्कुल शुद्ध बनेगी। इसमें तो कोई किसी प्रकार का कोई मिलावट है नहीं, तो ये इसमें शुद्धता है। इन चीज़ों को आप भले आप गोबर गैस का गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गैस का इस्तेमाल उतना वो सब कुछ न कुछ अंश तक वो हानिकारक है। तो ये चीज़ें आप देखिएगा कि ये गाँव ग्रामीण क्षेत्र में इसकी उपयोगिता कैसे हो, इसकी उपयोगिता जानने के लिए आखिर में कोई न कोई आपका वहाँ गांव में विशेषज्ञ होना चाहिए। अगर मान लीजिए सौर ऊर्जा से कैसे लें, कास्ट गोबर का कैसे इस्तेमाल करें, एलपीजी गैस का इस्तेमाल कैसे करें, एलपीजी गैस कैसे उपलब्ध गांव में नियमित रूप से हो सके, बिजली का कितना खर्च होगा, बिजली के कौन से यंत्र लगाएं जिससे कि कम से कम बिजली में खर्च हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोई कम से कम गांव में कोई बताने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए ग्राम पंडित का, देखिए ईंधन के लिए भी ग्राम पंडित की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि अब ईंधन आप अपने मनमानी ढंग से आप कर रहे हैं, सारे लोग नहीं कर सकते। 2-4 लोग समझदार हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को ही सारी जानकारी कैसे हो सकती है। तो इसीलिए आपको ईंधन के लिए भी वो एक तरह से ज़रूरत है ग्राम पंडित की। अब आ जाइए ये दूसरा, चारा। पशुओं के लिए चारा तो समझ लीजिए कि हमेशा से बहुत ज़रूरत, जो पशुपालन जितना गांव में बहुत ज़्यादा था,
और चारे की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। और इसलिए जगह जगह गाँव में बड़े बड़े चारागाह होते थे। उस समय बगीचे होते थे, बगीचों में घास लोग छोड़ देते थे, अपने आप बगीचों में घास जमते रहते थे और पशु आके घास बगीचों में जाके घूम घूम के चरते थे। अब ये सारी चीज़ें लगभग बंद हो गई क्योंकि बगीचे कट गए, अब बगीचे हैं नहीं, खेतों में लोग जाने नहीं देते हैं। अब चारा की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई और चारा की समस्या के कारण ही लोगों ने अब पशु रखना बंद कर दिया। एक भी समस्या, बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक कारण ये भी है कि लोगों ने पशुओं को रखना बंद कर दिया, चारा के अभाव बना दिया। अब चारा एक तरह से मैं तो समझता हूँ आज के युग में जब से सरकार ने गांव गांव में गौशालाओं के खोलने की व्यवस्था की है, वहाँ चारे की ज़रूरत और बढ़ गई है। तो एक तो किसान खुद अपना जो गाय रखा है, गाय भैंस या जो भी पशु रखा है उसके लिए, और जो इसके अलावा सरकारें भी गांव गांव में गौशालाएँ जो खोली उसके लिए एक चारे की अभी निरंतर एक खपत हो गई। ऐसे में चारा एक गांव का एक अच्छा खासा एक व्यवसाय, नया व्यवसाय समझ लीजिए कि नए व्यवसाय के रूप में एक पैदा हो गया। पहले चारा लोग अपने पशुओं के लिए बोते थे। चारे से ये फायदा था कि चारा बोते थे तो खेत में एक बार ऐसे ऐसे चारे आए हैं जिससे कि वो बो देते थे, 1.5 महीने में तैयार हो जाता था, उससे फसल भी, उससे खेत भी ठीक हो जाता था। वो क्योंकि वो चारे ऐसे होते थे कि जो कि खेत की मिट्टी को ठीक करते थे और इसमें इस्तेमाल होता था, चारे का भी इस्तेमाल होता था और खेत की ज़मीन का भी इस्तेमाल होता था, अच्छा बेहतर बन जाती थी, उत्पादक हो जाती थी। अब चारा बिल्कुल व्यवसायिक रूप से उसकी ज़रूरत है। अब सरकारें भी बहुत सारे योजनाएं चलाई हैं जिससे कि चारे के लोगों को प्रोत्साहन बढ़े, सब्सिडी दे रही है, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने दे रखा है। पशुपालन विभाग के माध्यम से तमाम लोगों को चारा उत्पादन करने के लिए बहुत सारे कर्ज दे रही है, सब्सिडी दे रही है ताकि लोग चारा अधिक से अधिक उत्पादन करें, ताकि ये जो गौशालाएँ खोली जा रही हैं इनके लिए चारा उपलब्ध होता रहे नियमित रूप से। तो एक इसके अलावा जो चारा प्राकृतिक चारा है ये तो अलग ही है। उसके अलावा ये पशुओं के लिए चारा बनाने के लिए भी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं और जो उनके भूसे में मिला के उनको या हरे चारे में मिला के वो दिया जाता है जिससे उनको पुष्ट भी हों, अच्छे ज़्यादा दूध दें, गाय कम से कम ज़्यादा दूध दें, भैंस ज़्यादा दूध दें और स्वस्थ रहें। तो इस तरह के चारे हैं। रोज़ किसी न किसी प्रकार के नए ढंग की इसमें खोज हो रही है और कोशिश हो रही है कि बहुत कम समय में चारा तैयार हो जाए, कम पूंजी में तैयार हो जाए और पशुओं को स्वास्थ्यवर्धक चारा मिले। ये सारी चीज़ें भी आपको कौन बताएगा? ये सारी चीज़ें भी गांव में बताने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसलिए भी आपको एक ग्राम पंडित की ज़रूरत है गांव में, जो कि इस चीज़ों को जाने समझे। इन चीज़ों को तमाम वेबसाइट हैं, तमाम गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिनके बारे में वो जानकारी हासिल करे और आपको अगर इसकी ज़रूरत हो तो आपको बताए। तो जैसे मैंने कहा कि ग्राम पंडित तो वो व्यक्ति होगा ना, बार बार इस बात को याद दिलाता हूँ आपको कि जो ग्राम पंचायत उसको या गांव सरकार उसको नियुक्त करेगी, उसको कुछ अपना मासिक रूप से कुछ न कुछ उसको वेतन देगी और उसके अलावा वो अपना काम भी करेगा। तो गांव का है, गांव का व्यवसाय अपना दूध की कृषि का या जो भी काम करता हो वो करता रहेगा। साथ ही साथ वो गांव के लोगों को बताएगा कि जो भी उसे ज्ञान लेना चाहे कि वो कृषि कैसे आपको चारे या ईंधन का कैसे आप अधिक से अधिक कम से कम पैसे में आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए गांव के समस्या ये है कि गांव में आप बड़ी से बड़ी स्कीम लीजिए, लेकिन अगर उस बहुत खर्चीला है, बहुत पैसे खर्च होते हैं तो वो स्कीम उनके लिए निरर्थक है, बेकार है। क्योंकि कृषि में इतनी आय नहीं बढ़ जाती है कि जो चीज़ नई चीज़ आए और उसको ले लें, महंगी महंगी चीज़ें, वो तो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल लेते हैं। तो कोई सरप्लस तो होता नहीं है कि जिससे कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो गांव में तो कम से कम बल्कि नगण्य समझ लीजिए संसाधनों से अगर कोई चीज़ उनको मिलता है तो उनके लिए उपयोगी है, अगर वो महंगा चीज़ मिलता है तो उनके अनुपयोगी है। जैसे मैंने बताया कि गैस के लिए बहुत सारे लोग गैस का कनेक्शन सरकार ने मुफ्त में दे दिया, चूल्हा दे दिया, रख लिया, लेकिन वो गैस का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनके पास 500 या 700 या 1000 रुपया 1200 रुपये उनके पास है नहीं कि वो गैस खरीद सके, तो उसके लिए अनुपयोगी है। तो आज भी वो पारंपरिक तरीके से ही वो अपना लकड़ी वकड़ी बीन के लाते हैं और वो उसी पर खाना बनाते हैं। तो बहुत सारे गरीब लोग हैं, अगर इसका हम तो लोग गाँव जाते रहते हैं, देखा है कि वो लोग मिलों चले जाते हैं, लकड़ी के बीन के लाते हैं, लकड़ी के टुकड़े जंगलों से पेड़ों से और ला के उसी में खाना बनाते हैं। उन लोगों के पास गैस नहीं है
गैस रखा हुआ है लेकिन गैस की सुविधा नहीं, क्योंकि उनके पास 1500 रुपया 1200 रुपये का सुविधा नहीं है। अगर 500 में सिलेंडर भी मिल रहा है तो जाने में, आने में, लाने में उनका पड़ ही जाता है, 1000 रुपया का खर्चा पड़ जाता है। तो इन गांव के लोगों के लिए जब भी आपने जो शुरू का था कि वो प्राकृतिक संसाधनों से निर्भर होकर बहुत ही कम पैसे में थोड़ा श्रम करके इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते थे, और उसे वो उसमें काम भी लगे रहते थे, और उनको कोई दबाव नहीं रहता था कि इतना पैसा चाहिए तब ये चीज़ हम करेंगे। तो ये इसीलिए इस संविधान में इस व्यवस्था को डाला गया है कि ईंधन और चारे का विषय रहेगा तो ग्राम पंचायत या गांव सरकार इसको ऐसे ढंग से व्यवस्थित करेगी, संचालित करेगी कि लोगों को गांव की ज़रूरतों के हिसाब से कम संसाधन पे इनको कम से कम खर्च पर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, पेड़ में ये है कि वहाँ ये भी एक है कि लकड़ी प्राप्त करने के लिए जो ईंधन के लिए लकड़ी के लिए है, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसकी छटाई करना बहुत जरूरी है, जिसको इलोपिंग कहते हैं। अब उन पेड़ों की छटाई की जाती है और छटाई से जो लकड़ी होती है गाँव के लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, और ये पेड़ नहीं काटने की जरूरत है। तो अब ये जानना की जरूरत है कौन से पेड़ हैं जिनकी छटाई जरूरत है, कितनी लकड़ी उनसे मिल सकती है। इस तरह के भी गाँव में बहुत सारे पेड़ लोग लगाए रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप छटाई कर लीजिए, अपनी ईंधन की लकड़ी लीजिए, हमारा पेड़ बना रहेगा। तो ये बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम जो बहुत सारे आपस में गांव के लोग खुद बना रखे हैं, उसको चलाते रहते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्राम पंडित समझ के गांव वालों को सलाह दे सकता है, लोगों को सरकारी योजनाओं को गांव में ला सकता है, जो सरकार सहयोग मिली है वो गांव वालों को बता सकता है, दिला सकता है, और साथ ही साथ वो सुझाव भी दे सकता है कि आप ऐसे करिए, और ऐसे सुझाव भी दे सकता है कि इस तरह से सभी को मिला के कैसे कम से कम खर्च में आप ईंधन और चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए एक ग्राम पंडित, ईंधन और चारा भी होना चाहिए। इस महत्व को आप जान लें। धन्यवाद साथी।